प्रिय बच्चों, मेरे मित्रों, देवियों और सज्जनों, मैं केजरीवाल आप सबका स्पोकन इंग्लिश की इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? आई होप आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं। चलिए, भगवान से मेरी प्रार्थना भी है कि आप सबको मस्त रखे और स्वस्थ रखे। मित्रों, अभी कोरोना वायरस के कारण भयावह स्थिति बनी हुई है। जान है तो जहान है, इसलिए कृपया अपने जान और अपनों की जान बचाएं, घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए, स्पोकन इंग्लिश शुरू करते हैं आज हम, और बेसिक से शुरू करते हैं। कहाँ से? बेसिक से शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मित्रों, आपने स्पोकन इंग्लिश के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो हट करके है। क्यों? एक तो यह इसके सीरीज आपको रविवार के रविवार मिलेंगे। सेकंड, इसमें सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, और हर एक एग्जाम्पल में आपको एक नया वर्ड मिलेगा जो कि आपके डेली यूज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थर्ड, इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि अरे, हिंदी से ज्यादा तो अंग्रेजी बोलना सरल है। हाँ, हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी बोलना सरल है, आपको देखने के बाद लगेगा। और लास्ट, इसको पूरा देखने के बाद आपके अंदर खलबली बच जाएगी, आप अंग्रेजी बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हाँ, आप अंग्रेजी बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इट्स माई प्रॉमिस एंड चैलेंज, दावा है मेरा। लेकिन एक ही शर्त है, आपको पूरा देखना है। क्या? आपको पूरा देखना है। एक बात और, अगर आप किसी चीज को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज स्किप करके देखने की आदत छोड़ दीजिए, लीव इट। क्योंकि क्या, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। किसी भी चीज का अल्प ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है। तो अल्प ज्ञान ना रखें, किसी चीज का ज्ञान रखें तो पूरा ज्ञान रखें, या ज्ञान ही ना रखें। ठीक है, तो चलिए आगे चले, और एट फर्स्ट ये देखें कि स्पोकन इंग्लिश की आवश्यकता क्यों होती है। वाई? एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी मदर टंग हिंदी है। क्या? हिंदी, छत्तीसगढ़ी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी नहीं। क्या? अंग्रेजी नहीं। और इसीलिए हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हिंदी में सोचते हैं, छत्तीसगढ़ी में सोचते हैं, गुजराती, मराठी में सोचते हैं, ना कि इंग्लिश में नहीं सोचते हैं। और इसीलिए हमें इंग्लिश बोलने के लिए स्पोकन इंग्लिश सीखना होता है। क्या समझ आ गया? हमें इंग्लिश बोलने के लिए स्पोकन इंग्लिश सीखना पड़ता है। अब ये देखें कि हम स्पोकन इंग्लिश सीखते कैसे हैं। हाउ? तो एक तरीका है। क्या? ट्रांसलेशन के माध्यम। किसके माध्यम से बेटा? ट्रांसलेशन के माध्यम से हम स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं। अब ये होता कैसे बता दूं। हम किसी चीज के बारे में हिंदी में सोचते हैं, उसके बाद ट्रांसलेट करके उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके देन स्पीक, और उसके बाद फिर बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर, हम हिंदी में सोचेंगे और फिर ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी में बोलेंगे, तब तक के तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और कभी कभी स्थिति ऐसी भी बन जाएगी कि हम निरुत्तर हो जाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे कुछ भी, तो हम तो सही कन्वर्सेशन कर ही नहीं पाएंगे। ये तो बेइज्जती वाली बात है। तो मैं बता दूं बेटा, इसका भी विकल्प है। एक विकल्प है। क्या? प्रैक्टिस। क्या? प्रैक्टिस। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे फ्लुएंसी आने लगेगी। क्या? फ्लुएंसी आने लगेगी, और यहां तक कि आप अंग्रेजी में सोचना भी शुरू कर देंगे। यस, अंग्रेजी में सोचना शुरू कर देंगे, एंड देन यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक सेकंड देरी किए बगैर भी आप बोल सकते हैं, बोल लेंगे अच्छे से। लेकिन आपको क्या? प्रैक्टिस करना होगा। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि सर, हम तो एक ऐसे एरिया से हैं जहां कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, कोई अंग्रेजी सुनता नहीं, अब हम प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे फ्लुएंसी लाएं? तो मैं बता दूं, मेरे पास एक देसी जुगाड़ है, बहुत ही देसी जुगाड़ है। वो क्या है कि आप कोई भी चीज देखते हैं, कोई भी चीज, व्यक्ति या वस्तु, तो उसके बारे में अपने आप से बात कीजिए। क्या? उसके बारे में आप अपने आप से बात कीजिए, मतलब मन में सोच लीजिए उससे संबंधित सेंटेंसेस, और इस तरीके से आपका जो वोकेब है वो डेड नहीं होगा। आपका वोकेब डेड नहीं होगा, मरेगा नहीं, आपका जो शब्द भंडार है वो मरेगा नहीं। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है, और मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं अक्खर देहात से हूँ, बहुत ही देहात है मेरा गाँव, और इसलिए मेरे पास तो कोई विकल्प नहीं है अपनी अंग्रेजी को जीवित रखने का। मेरा यही विकल्प है कि मैं कोई भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज, तो उसके बारे में सेंटेंसेस बोल लेता हूँ, मन ही मन बोल लेता हूँ, और इस तरीके से मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ, सेंटेंस बनाते रहता हूँ, अंदर ही अंदर सेंटेंस मैं बोलते रहता हूँ। ध्यान रखना, बोलते ही रहता हूँ। ठीक है, एक विकल्प और है मेरे पास। क्या? इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और उसके साथ फिर आप अंग्रेजी में धीरे धीरे बात करना शुरू कर दें। हाँ, अंग्रेजी में आप बात करना धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही सरल तरीका है, और इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। अब यहाँ ये मत बोलना कि सर लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, तो भाई मैं नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा? क्योंकि मुझे पक्का पता है अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ही, मुझे पक्का पता है। इसलिए मैं जिद नहीं करूँगा, आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ देता हूँ। ठीक है,
यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आपको एक काम करना होगा, क्या? अपने वोकेब को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा बेटा, वोकेब को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ये आपका काम है। आप वोकेब स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ, मुझ पर छोड़ दीजिए, आप स्पोकन इंग्लिश सीख करेंगे। यस, यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं आपके साथ हूँ, मेरी दुआएं आपके साथ है और मेरे वीडियोस तो आपके साथ हैं ही। ओके, आपको करना क्या है, आप समझ आ गए ना क्या करना? दो काम सिर्फ करना है, क्या? प्रैक्टिस और वोकेब को स्ट्रॉन्ग करना है, शब्द भंडार बढ़ाना है बेटा। तो ये दो काम करोगे ना, चलिए इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें ये ट्रांसलेशन किस तरीके से करते हैं। तो मैं बता दूं इसके दो तरीके बेटा। सबसे पहले ऐसे वाक्य जिसमें एक्शन होता है, कार्य होता है, ध्यान रखना, ऐसे वाक्य जिसमें कार्य होता है उसको एक अलग तरीके से ट्रांसलेशन करते हैं, और ऐसे वाक्य जिसमें कार्य नहीं होता, विदाउट एक्शन। ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं और इन दोनों प्रकार के वाक्यों को अलग अलग प्रकार से ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। देख लें दोनों के एग्जाम्पल देख लें। जैसे हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, ये ऐसा वाक्य जिसमें एक्शन है, कार्य है। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, कौन सा कार्य कर रहे हैं? सीखने का काम कर रहे हैं, ये। और एक विदाउट एक्शन वाला, आप बहुत अच्छे हैं, ध्यान रखना। ऐसे वाक्य जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता। तो आज मैं बता दूं हम ऐसे वाक्य को बनाना सीखेंगे जिसमें कोई कार्य नहीं होता, ऐसे वाक्य को बनाना सीखेंगे। चलिए ठीक है, बहुत ही सरल है, बहुत ही मजेदार सफर होने वाला है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सफर में आप मेरे साथ हैं। चलिए अब आगे बढ़े बेटा, और ये देखें कि अनुवाद करने में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, क्या चीजें महत्वपूर्ण है। तो मैं बता दूं, फर्स्ट सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, इन सब बातों को अच्छे समझना जरूरी है, क्योंकि आप समझ गए तो 1000 वाक्य बना सकते हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये सर क्या गोल गोल घुमा रहा है। भैया मैं गोल गोल नहीं घुमा रहा हूं, आपको बेसिक इंग्लिश सिखा रहा हूं, बेसिक इंग्लिश सिखा रहा हूं। 2-4 वाक्य देख करके और आपको मैं कह दूं कि आप स्पोकन इंग्लिश सीख गए, तो ये आपके साथ धोखा करना। मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, आपको स्पोकन इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। इसलिए बहुत बारीकी से बता रहा हूं, आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बेटा ध्यान रखना कि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्या इंपॉर्टेंट होता है? हेल्पिंग वर्ब, और क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे कि सर ये सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भैया परेशान हो, मैं अभी बताता हूं। चलिए, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं, ठीक है। एक वाक्य लेते हैं, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। क्या आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं? एक वाक्य और लेते हैं, मेरे स्कूल के विद्यार्थी होशियार थे। ठीक है, अब ये देखें इसमें सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट निकालने का तरीका बता रहा हूं, कोई भी वाक्य हो, दुनिया को कोई भी वाक्य हो, उसमें सब्जेक्ट कौन से शब्द है ये निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं। क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग वर्ब में आप कौन या क्या प्रश्न कीजिए और जो उत्तर आएगा वही सब्जेक्ट है, बस। वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल बेटा। क्या? हेल्पिंग वर्ब में आप कौन या क्या ये प्रश्न कीजिए और जो उत्तर आएगा वही सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट है, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहले हु को पूछना। क्या? हु को लगा करके प्रश्न पूछना। हु लगाने पर उत्तर नहीं आएगा तब वाट लगा के पूछना, ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए अब इन सेंटेंसेस में तय करते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा शब्द है। आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। कौन? आप। तो ये हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हुआ नहीं हुआ? हो गया। अब मेरे स्कूल के विद्यार्थी होशियार थे। कौन होशियार थे? तो विद्यार्थी। लेकिन क्या विद्यार्थी बस? नहीं, मेरे स्कूल के विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी बस कहने से फिर अधूरा हो जाएगा। कौन सी स्कूल के विद्यार्थी की बात कर रहे हैं हम? तो भाई ये मेरे स्कूल के विद्यार्थी की बात हो रही है। तो इसलिए ये पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा। पूरा बेटा हम लोग कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना, ये पूरा सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। आया समझ में? दूसरे शब्द में इसको अगर मैं सब्जेक्ट क्या है ये बताना चाहूं तो ये समझ लीजिए कि वाक्य लिखने का जो हमारा उद्देश्य होता है वही सब्जेक्ट होता है। हम किसके बारे में लिखना चाहते हैं यही होता है सब्जेक्ट। हम किसके बारे में बताना चाहते हैं यही होता है सब्जेक्ट। लेकिन अगर ये ऐसा समझ नहीं आया तो ये गरीबी रेखा की स्टाइल जो मैं बता रहा हूं वो काम करेगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये बताइए हेल्पिंग वर्ब में क्या चीज है। तो भाई हेल्पिंग वर्ब बहुत सरल है। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि वाक्य के अंत में जो है, था, होगा, है इत्यादि दिया रहता है, वही हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? जैसे यहाँ पर हैं और ये थे, ये हेल्पिंग वर्ब है। होगा, होगी, होंगे, इस तरीके से होता है ना। कहाँ? आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलते हैं सब, है ना। एक बात मैं बता दूं अच्छे से, हम किन सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है। विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना भाई इस बात को। अगर आप वास्तव में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है। ये बेसिक सेंटेंसेस हैं, डेली यूज में आने वाले सेंटेंस है, इसलिए इसको समझना, अच्छे से समझना जरूरी है।
तो अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या है ये देखें। तो ऑब्जेक्ट निकालने के बहुत सारे तरीका होता है बेटा, बता दूं कि आप सब्जेक्ट में प्रश्न कीजिए क्या क्या, अब मैं आपको पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं क्या, कि आप सब्जेक्ट में वाट प्रश्न कीजिए, क्या प्रश्न कीजिए, और जो उत्तर आएगा वही ऑब्जेक्ट है। बहुत ही सरल ट्रिक है ये, देसी जुगाड़ है, बता दूं मैं। समझ आ गया? देखें, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आप हैं क्या हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी, विद्यार्थी बस नहीं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। तो इस तरीका से ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट, और ये क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखना बेटा, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। क्लियर हो गया? आप कोई कंफ्यूजन? अब आगे बढ़े बेटा, आपको मैं बता रहा हूं प्रक्रिया कि कैसे हम अनुवाद करते हैं, कैसे हम अंग्रेजी बोल सकते हैं अपने मन से। मैं आइडिया बता रहा हूं, अभी आइडिया बता रहा हूं कैसे आप अंग्रेजी अपने मन से बोल सकते हैं। एट फर्स्ट ये देख लें हिंदी में वाक्य कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ध्यान रखना, आप सब्जेक्ट ना बताया मैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं या सब्जेक्ट बोलते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं या ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। ध्यान रखना, अभी बताया ना मैं कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये हिंदी में लिखने का क्रम होता है, लेकिन इंग्लिश में लिखने का क्रम क्या होता है, इंग्लिश में बोलने का क्रम क्या होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को बोलते हैं। बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को बोलते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं उसके बाद, या लिखते हैं उसके बाद। ये लिखने के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये जो ट्रिक बता रहा हूं, और बोलने के लिए भी है। तो ये स्पोकन इंग्लिश भी है और रिटन इंग्लिश भी है, ध्यान रखना। और लास्ट में क्या लिखते हैं, लास्ट में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। क्रम ध्यान रखना, सबसे पहले हम सब्जेक्ट बोलते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। क्या समझ आ रहा है? ये इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, दिमाग में बसा लीजिए अच्छे से, और इसको बसाने के साथ ये स्पोकन इंग्लिश है वो आपकी मुट्ठी में आने वाला है। बसा लीजिए अच्छे से। यहां पर एक खास बात और बता दूं बेटा कि अगर सब्जेक्ट एक वचन हो, ध्यान रखना, दो प्रकार के सब्जेक्ट अभी मैं बताऊंगा, दो प्रकार के सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। तो सब्जेक्ट एक वचन होगी तो आपको हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट को भी एक वचन रखना है, ध्यान रखना, इसको कंठस्थ कर लीजिए। और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों को बहुवचन रखना है। अभी एग्जांपल्स के माध्यम से मैं बताऊंगा, लेकिन इस बात को आप दिमाग में बसा लीजिए, याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। तो बेटा ये क्रम याद हो गया ना? चलिए अब आप इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। यू, सबसे पहले सब्जेक्ट बोल दिया, आर, ये आर हो गया, और उसके बाद क्या, वेरी गुड स्टूडेंट। आपको बताया कि विद्यार्थी एक शब्द नहीं है, बहुत अच्छे विद्यार्थी। एक तरीका मैं बता दूं कि जब तक शब्दों के बीच में कोई विभक्ति ना हो, इसको अच्छे समझ लीजिए भाई। है विभक्ति क्या है, को, के लिए, समझते हो ना, या में इत्यादि, ये विभक्ति ना हो तब तक के उन शब्दों को जैसा हिंदी में लिखा वैसे ही अंग्रेजी में लिखना है। ध्यान रखना बेटा, एज इट इज, जैसा हिंदी में लिखा वैसे ही अंग्रेजी में उसी क्रम से लिखना है। तो बहुत वेरी अच्छे, गुड विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, हो गया। ये तरीका है लंबे से लंबे सेंटेंस बनाने का, ये तरीका है, ध्यान रखना, इसको भूलना मत कभी। जितना आप इसको लंबा खींचना चाह से खींच सकते हो। आप बहुत बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर बहुत आ गया, यहाँ पर बहुत आ जाएगा। कब तक ये रूल फॉलो करना है, जब तक कि कोई विभक्ति ना हो, को, के लिए या में या से, ये सब जो विभक्ति है नहीं होगा तब तक, शब्दों के बीच में नहीं होगा तब तक ये रूल फॉलो करना है। और शब्दों के बीच में होगा तो क्या करना है, वो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने के लिए ऐसा करते हैं, और उसको मैं बाद में बताऊंगा, अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ये डेली यूज के लिए सेंटेंसेस बनाना सीख जाए सबसे पहले, ठीक है। चलिए देखिए, और मेरे स्कूल के विद्यार्थी होशियार थे, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे आपको समझ आ गया। माय स्कूल स्टूडेंट, ध्यान रखना कि आप इस अपोस्ट्रोफी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, अपोस्ट्रोफी। इस अपोस्ट्रोफी का, की या के, क्या, काकी के, काकी के। अब काकी के माने वाला वो काकी की नहीं है ना, ध्यान रखना, घर में रहने वाला काकी काका वाला ये नहीं है। इसका मतलब हो का भी होता है, की भी होता है और के भी होता है। तो ये पैटर्न है, इस अपोस्ट्रोफी लगाने के बाद इसका अर्थ हो जाता है काकी के, मतलब स्कूल का। तो माय स्कूल्स स्टूडेंट्स, ये एक तरीका, एक पैटर्न है, बता दूं कि आप इस तरीका से डायरेक्ट जैसा हिंदी में लिखा वैसे अंग्रेजी में लिख सकते हैं। का, की, के लिए, का होगा या की होगा या के लिए। माय स्कूल्स स्टूडेंट माने मेरे स्कूल के विद्यार्थी, ध्यान रखना। ये इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या, द स्टूडेंट्स ऑफ माय स्कूल। ये एक अलग पैटर्न होता है, लेकिन वो
कंफ्यूज कर सकता है आपको। ये सबसे सरल तरीका है, ये गरीबी रेखा पैटर्न है। क्या, माई स्कूल स्टूडेंट्स, माई फादर्स नेम जो लिखते हैं ना, उसी तरीके से मेरे पिताजी का नाम यहाँ पर का है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। तो वही पैटर्न हम लिखना, लेकिन भैया ध्यान रखना अपॉस्ट्रोफी लगाना जरूरी है, नहीं तो फादर से लिखते लिखते अपॉस्ट्रोफी भूल गए तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। क्या हो जाएगी समझ जाइए आप, ठीक है। तो ये सबसे पहले सब्जेक्ट माई स्कूल स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट इंटेलिजेंट। क्लियर हो गया। तो ये अनुवाद की बेसिक प्रक्रिया है। तो बेटा चलिए आगे बढ़े और कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख लें, क्या जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। देख लें, मैं या मैंने के लिए इंग्लिश में क्या होगा, आई। ध्यान रखना, मैं या मैंने ने के लिए कोई अलग शब्द नहीं है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। मी माने को, मुझे या मुझको। ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट ग्रुप में यूज होगा, ये ऑब्जेक्ट ग्रुप में यूज होगा, और ये क्या करेगा, एडजेक्टिव ग्रुप में यूज होगा। एडजेक्टिव ग्रुप में मेरा बुक, किसका बुक, मेरा बुक। तो माई बुक है, बुक की विशेषता क्या है कि मेरा है भैया, आपका नहीं है। तो एडजेक्टिव ग्रुप में यूज होगा, ये होता है पजेसिव। क्या, पजेसिव केस है वास्तव में ये। तो समझ आ रहा है, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से। और देखिए, हम या हमने इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, वी। हमें या हमको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अस, हमारा, अवर। तुम, आप या आपने या तुमने, इस तरीके से। इंग्लिश में यू, तुम्हें या तुमको या आपको, इस तरीके से। तो यू, तुम्हारा या आपका, योर, वह या उसने, ही। लेकिन ध्यान रखना, पुल्लिंग जो पुरुष के लिए यूज होगा, ध्यान रखना, हिम उसे या उसको, हिज उसका, शी वह या उसने। बट ये ध्यान रखना, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा। हर उसे या उसको, हर उसकी। देखिए, इट माने यह या वह दोनों होता है, यह या वह होता है। इसका प्रयोग किसके साथ करते हैं, निर्जीव या नपुंसक लिंग, मतलब निर्जीव के साथ करते हैं, इसके साथ ही सजीव के साथ भी करते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि नपुंसक होना चाहिए, मतलब उसके लिंग का पता ना हो। जैसे चाइल्ड हम बोल रहे हैं अगर, तो क्या उससे लिंग का पता नहीं चल रहा है कि लड़का है कि लड़की, पता नहीं चल रहा, तब की स्थिति में हम इट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं, इट और दिस को लोग एक ही समझते हैं और एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको बता दूं ऐसा नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस बताऊंगा, और किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए आगे, ये बताऊंगा, ठीक है। इट, इसे या इसको, इसी प्रकार से इट्स, इसका या उसका। ध्यान रखना दोनों चीज। फिर देखिए बेटा, दे माने वे या उन्होंने। ध्यान रखना, उन्होंने भी सही है। हम लोग ने के लिए क्या लिखे हैं ऐसा सोचते हैं, तो भैया अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसका प्रयोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए होता है। देम बनेगा, बने क्या, उन्हें या उनको, इस तरीके से बोलेंगे। और देयर माने उनका या उनके। और लास्ट में आता है नाम, कोई भी नाम हो, ध्यान रखना, नाम या कोई भी संज्ञा। ध्यान रखना, नाम या संज्ञा हो तो आपको क्या करना है, नाम हो तो टू नेम लिखना, इस तरीके से। कोई भी नाम और टू लगाना उसके पहले, और नाउन है तो नाउन लिखना, कुछ मत करना, कोई भी संज्ञा जस के तस। और उसके बाद ये पजेसिव बनाने के लिए, उसका, इसका, ये बनाने के लिए जैसे हम लिखते हैं ना, उसका, हमारा, इस तरीके से। तो इसके लिए एक पैटर्न है कि उस नाम के साथ एस लगा दीजिएगा, अपॉस्ट्रोफी, जैसे अभी लगाया था ना मैं, माई स्कूल्स, तो ये काकी की, ये वाला। या फिर इसी प्रकार से नाम के में लगा सकते हैं, राम्स, राम का, मोहन्स, मोहन का। और इसके साथ ही अगर कोई नाउन दिया है तो एस लगा करके उसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे स्कूल्स, स्कूल का, फादर्स, फादर का। इस तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ पर एक बात और बता दूं बेटा कि आई और वी है फर्स्ट पर्सन। क्या, स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, और ये आई एक वचन है और इसी आई का बहुवचन वी है, ध्यान रखना। और इसके साथ ही ये यू सेकंड पर्सन है, लिसनर इज सेकंड पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है, ही, शी, इट और ये दे, ये सब थर्ड पर्सन है। यहाँ पर बता दूं और कि ही है, शी और ईच है वो एक वचन है, और इन तीनों का बहुवचन दे है, ठीक है। तो ये जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक वचन बहुवचन, क्योंकि इस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाना है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, अब चलिए हम करते हैं प्रैक्टिस एक एक करके। इसका क्रम आपको मैं बता दूं, क्या है क्रम, याद है ना आपको, कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं बेटा कि अभी मैं सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ। क्या, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ। इसके बाद अभी इसी वीडियो में सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। डेली यूज वाले 6 प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। सबसे पहले ये देखें, अभी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या, जिसमें कोई कार्य होने का बोध होता है, सकारात्मक रूप से स्वीकार किया जाता है कि ऐसा है या ऐसा था या ऐसा होगा। इज इट क्लियर? तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस शुरू। सबसे पहले आई, मैं को लेता हूं मैं, ये फर्स्ट पर्सन है। देखिए, मैं हूं, क्या हूं, आई एम, मैं था या थी, मैं होऊंगा या होंगी, ये ध्यान रखना। क्या, आई एम, प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ, आई एम, आई वाज, आई शैल बी।
अब क्या, अब यहीं पर तो कमाल होने वाला है कि भैया आप जो बोलना है इधर बोल दीजिए। मैं हूं, मैं था, मैं होऊंगा, क्या चीज बोल दीजिए जो आपको बोलना है, जो आपकी आवश्यकता है उसके हिसाब से। मैंने अभी प्रॉमिस किया ना आपको, क्या, कि आपको हिंदी से ज्यादा सरल अंग्रेजी लगेगा, अंग्रेजी बोलना लगेगा, अब लगेगा अंग्रेजी बोलना सरल। देखिए, मैं हूं टीचर, जो आपको बोलना है, जो ऑब्जेक्ट, जिस चीज के बारे में आप बताना चाहते हैं अपने बारे में, उसको यहां पर जोड़ते जाइए। मैं टीचर हूं, आई एम ए टीचर। मैं शिक्षक था, आई वॉज ए टीचर। मैं शिक्षक होऊंगा, आई शैल बी ए टीचर। और देखिए, मैं अंग्रेजी शिक्षक हूं। अब मुझे हिंदी बोलने में समझ नहीं आ रहा है, तकलीफ हो रही, इंग्लिश ज्यादा सरल लग रहा है। आई एम एन इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर। ध्यान रखना बेटा, आपको आर्टिकल के रूल फॉलो करना ही होगा। ध्यान रखना, आर्टिकल के रूल फॉलो करना ही होगा। इसको अलग वीडियो में अच्छे से बता दूंगा, लेकिन आर्टिकल के रूल ऐसे फॉलो करना होगा। बिना आर्टिकल को फॉलो किए अगर आप सेंटेंस बनाते तो गलत है, फिर वो गलत हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, तो ऐसा मत करना, ठीक है। मैं अंग्रेजी शिक्षक था, आई वॉज एन इंग्लिश टीचर। देखिए क्या क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, जादू हो रहा है। कैसे जादू हो रहा है? आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं जो आपकी आवश्यकता है। मैं हूं, ध्यान रखना, आई एम, आई वाज, मैं था, क्या था वो बता दीजिए। मैं होऊंगा, क्या होऊंगा ये बता दीजिए। देखिए, आपको बोलना बस है इधर, जो आपको बोलना है वो इधर बोलना है, जो आपको बताना है अपने बारे में इधर बताना है। ध्यान रखना, ठीक है। कैसे वाक्यों की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, ऐसे वाक्यों की बात कर रहा हूं मैं। ध्यान रखना इस बात को भी ना। तो चलिए देखें, आई एम टू बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूं। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, बहुत व्यस्त हूं, तो टू लगा दीजिए। इसके बदले आप वेरी भी लगा दीजिए, तब भी दौड़ेगा। क्या करेगा? दौड़ेगा। और देखिए, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूं। आप दुखी था तो आई वाज लगा दीजिए, जादू इसका है। मैं दुखी होऊंगा, आई शैल भी लगा दीजिए, आई शैल बी सैड। कब? टुमारो इसमें अलग से जोड़ दीजिए। क्या? टुमारो अलग से जोड़ दीजिए, अलग से जोड़ना भाई आपको, आप, ठीक है। लेकिन ये आइडिया बता रहा हूं। और देखें, आई एम योर ब्रदर, मैं हूं, क्या हूं? तुम्हारा भाई हूं, आपका भाई हूं। मैं भाई था तो वाज लगा दीजिए, जादू इससे होगा पूरा। और आई एम मोहन से फ्रेंड, मैं बताया ना वो पैटर्न, मोहन काकी के वाला, मोहन से फ्रेंड, मैं मोहन का मित्र हूं। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप जिसको जैसा बोलना है बोल सकते हैं। आप जिसको जिस तरीके से आपकी आवश्यकता है उस तरीके से सेंटेंस आप बना के बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और देखें, आई एम थीन, मैं पतला हूं, थीन मैं मोटा हूं। आई एम थीन, जादू इधर से होगा। आई शैल बी फैट, मैं मोटा होऊंगा। मैं अपने लिए कह रहा हूँ भाई, वास्तव में दुबला पतला हूँ तो मैं आगे के लिए मोटा होऊंगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, रोज सोचता हूँ। सुबह उठता हूँ तो लगता है मुझे कि मैं आगे जाके मोटा होऊंगा। ठीक है, सही बता रहा हूँ भाई, मैं काफी दुबला पतला हूँ। चलिए, आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय, मैं इंटेलिजेंट लड़का हूँ। लड़की बोलेगी, क्या बोलेगी? आई एम एन इंटेलिजेंट गर्ल। ये आर्टिकल के रूल फॉलो करते हुए बोलना, ध्यान रखना, ठीक है। और आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आई वॉज रेडी, मैं तैयार था। आई शैल बी रेडी, मैं तैयार होऊंगा। मैंने आपको अभी प्रॉमिस किया था ना, क्या, कि हिंदी से ज्यादा आपको इंग्लिश बोलना सरल लगेगा। और देखिए, इंग्लिश बोलना सरल लग रहा है, लग रहा नहीं लग रहा है? फटाफट बोलते जाइए, आई एम, आई वाज, आई शैल बी, बस बोलते जाइए। क्या हूं वो बोलते जाइए, जो आपको लगेगा वो लगाते जाइए, लगाते जाइए। देखिए, आई एम अलाइव, मैं जीवित हूं भैया। आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूं। आई वॉज डाइंग, मैं मर रहा था। आई शैल बी डाइंग, मैं मर रहा होऊंगा। आई एम वेल, मैं ठीक हूं। आई वॉज वेल, मैं ठीक था। लड़की बोलेगी, क्या बोलेगी? आई वॉज वेल, मैं ठीक थी। एक सेंटेंस वालेगी, आई एम वेरी सीरियस, मैं बहुत गंभीर हूँ। आई वॉज वेरी सीरियस, मैं बहुत गंभीर था। आई शैल बी वेरी सीरियस, मैं बहुत गंभीर होऊंगा। मान लीजिए, क्या कुछ समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा तो और चलते हैं बेटा आगे और देखें इसी पैटर्न में। फिर सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए, वी, अब हम को लेते हैं, हम वाले सेंटेंस, इसमें सहायक क्रिया बदलेगा। ध्यान रखना, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि सब्जेक्ट के हिसाब से सहायक क्रिया और ऑब्जेक्ट दोनों बदलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले बता चुका, फिर बता रहा हूं कि अगर एक वचन सब्जेक्ट होगा तो एक वचन सहायक क्रिया और ऑब्जेक्ट भी एक वचन, और बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो क्या, बहुवचन सहायक क्रिया और ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए फटाफट, हम हैं, वी आर, हम थे, वी वर, हम होंगे, हम होंगे। ये होंगे बेटा ध्यान रखना, हम होंगे, क्या होंगे, क्या है, क्या थे, बताते जाइए अपने बारे में। इधर जोड़ते जाइए, उसको इधर जोड़ते जाइए, इधर जोड़ते जाइए। चले मैं दो चार जोड़ के बताया तो आपकी इच्छा के अनुसार आप जोड़ लेना। वी आर स्ट्रगलर्स, हम संघर्ष करने वाले हैं। वी आर जीनियस, हम प्रतिभाशाली हैं। भाई हैं, है तो हैं,
अपना आप को मानना चाहिए, कभी हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना बेटा। इसलिए हमेशा अपने आप को मानना चाहिए कि आई कैन डू समथिंग, मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है घमंड भी नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना, घमंड भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और देखें वी आर हर ब्रदर्स, हम उसके भाई हैं, एक आदमी नहीं बहुत जन है, और अगर आई होता तो यहाँ पर ब्रदर हो जाता, ध्यान रखना, आपको बताया ना, आई एम हर ब्रदर, मैं उसकी भाई हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रदर्स नहीं ब्रदर होगा। और क्या है भाई, वी आर रामा से सिस्टर्स, हम रामा के सिस्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं, देखो वी है बहुत जन है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट को भी बहुवचन करना पड़ा है, ये हेल्पिंग वर्ब तो बहुवचन हो ही गया है। और देखें वी आर फ्रेंड्स, हम मित्र हैं, सब लोग, वी आर मोहन से फ्रेंड्स, हम मोहन के मित्र हैं, जैसा आपको जरूरत वैसे बोलना। वी आर विनर्स, हम विजेता हैं, जीतने वाले हैं हम लोग। वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, हम भारत के भविष्य हैं, ध्यान रखना, इस तरीके का सेंटेंस आप बना सकते हैं। वी आर टू टायर्ड, हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं, थके हुए हैं तो आर टू टायर्ड, थके हुए थे तो वर, थके होंगे तो शैल बी। वी आर टू टायर्ड, हम बहुत थके हुए हैं, वी वर टू टायर्ड, हम बहुत थके हुए थे, वी शैल बी टू टायर्ड, हम बहुत थके होंगे। यहाँ टू के बदले आपको बताया मैं वेरी यूज कर सकते हो, और चलेगा दौड़ेगा, ठीक है। और देखें वी आर फाइन, हम ठीक हैं, वी वर फाइन, हम ठीक थे, वी शैल बी फाइन, हम ठीक होंगे, वेरी फाइन बहुत अच्छे है, तो फिर वेरी लगा दीजिए। और देखें वी आर थैंकफुल टू यू, हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं, यस वी आर थैंकफुल टू यू, हम आपके प्रति कृतज्ञ थे, तो वी वर लगा दीजिए। वी शैल बी थैंकफुल टू यू, हम आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। ये सेंटेंस बनाने का तरीका भाई। वी आर सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट हैं, ध्यान रखना मैं शब्द भी अलग अलग दे रहा हूं, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया शुरू में, क्या कि हर एक एग्जांपल में आपको अलग अलग नया शब्द देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम यू की ओर चलें, यू तुम या आप, यू आर आप हैं, आप हैं, आप थे, आप होंगे, क्या हैं, क्या थे, क्या होंगे, बस बता दीजिए भैया, इधर जोड़ते जाइए। यू आर वेरी पावरफुल, आप बहुत शक्तिशाली हैं, यू आर पावरफुल, आप शक्तिशाली हैं, आपको जैसा लगे वैसा बोलते जाइए। और वेरी शेमलेस, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ लेकिन वाक्य बना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यू आर वेरी शेमलेस, आप बहुत ही निर्लज हैं, शेमलेस मैंने निर्लज होता है, लेकिन बेटा मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, मैं बता बस रहा हूँ। सेंटेंस इस तरीके से आप बना सकते हैं। आपको करना क्या काम है मैं पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि आपको अपना वोकेब तैयार करना है, वोकेब इधर वोकेब तैयार करना है, ऑब्जेक्ट तैयार करना है। ऑब्जेक्ट के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या, एक तो नाउन और दूसरा एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव तैयार करना है, खासकर ये दोनों चीज तैयार कर लीजिए, फिर आप बोलिए इंग्लिश। पैटर्न मैं बता रहा हूँ, आइडिया मैं बता रहा हूँ। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बोलोगे सर आपने तो ये यू बहुवचन यूज करते हैं, क्योंकि बहुवचन हेल्पिंग वर्ब भी लगा है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड लिखे, तो मैं बता दूं भैया ये यू का प्रयोग हम एक वचन के लिए भी करते हैं और बहुवचन के लिए भी करते हैं। अगर सामने में एक व्यक्ति खड़ा है तब भी हम यू बोलते हैं, और बहुत सारे भी खड़े हैं तब भी हम यू बोलते हैं। तो यहाँ पर एक आदमी है इसलिए फ्रेंड बोल रहे हैं, और अगर बहुत सारे होंगे तो क्या होगा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये परिस्थिति पर निर्भर करता है कि सामने में कितने लोग खड़े हैं, ध्यान रखना, तो इस हिसाब से आपको यूज करना है। यू आर द बेस्ट स्टूडेंट्स, आप सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं, तो द बेस्ट स्टूडेंट्स। और ये स्टूडेंट्स बस क्यों, अभी कोई भी शब्द आप बदल सकते हैं, जो आपको बनाना है, जो आपको बोलना है, इस चीज को आप बदल दीजिए, इस नाउन को बदल दीजिए, चलिए। और सिर्फ बेस्ट बेस्ट नहीं चलेगा, कभी कभी व्रस्ट भी हो जाएगा, सबसे खराब है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्रस्ट, क्या बोलते हैं बेटा, व्रस्ट। तो इस तरीके से कोई खराब है तो उसको भी कह सकते हो, यू आर बैड बॉय, आप खराब लड़के हो, आपको जो लगेगा आप कह सकते हो, भाई जरूरत आपकी है, मैं तो सिर्फ आपको पैटर्न बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। यू आर राइट, आप सही हैं, यू वर राइट, आप सही थे, यू विल बी राइट, आप सही होंगे, होंगे, यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं, जैसा जरूरत बोल दीजिए, जरूरत है तब। यू आर अ क्रूल पर्सन, क्या क्रूल पर्सन, क्रूल माने क्या होता है बेटा, क्या, निर्दय, तो आप निर्दयी व्यक्ति हैं, निर्दयी, इस तरीके से जरूरत पड़े तो बोलना भाई, किसी को जबरदस्ती मत बोलना। या थे तो वर लगा दीजिए यहाँ पर, और होंगे तो यहाँ पर ये लगा दीजिए विल बी। और देखिए एग्जाम्पल, यू आर टू गुड, आप बहुत अच्छे हैं, या इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, टू के बदले आपको बता दिया ना, मुझे बताना कि क्या कह सकते हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे थे तो यू वर, आप बहुत अच्छे होंगे तो यू विल बी टू गुड। और देखिए एग्जाम्पल, यू आर आवर रियल फ्रेंड्स, आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारे लड़के हैं, ध्यान रखना है, ये फ्रेंड्स है, लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि यू सामने में कोई भी खड़ा है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। आप हमारे वास्तविक मित्र हैं, तो यू आर रियल फ्रेंड, वास्तविक मित्र हैं, सही मित्र हैं, ध्यान रखना।
यू आर अ चीटर, आप धोखेबाज हो। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ भैया, आप टेंशन मत लेना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप इस तरीके से किसी को बोल सकते, जरूरत पड़े तब जबरदस्ती। अंग्रेजी का दुरुपयोग मत करना, साहू सर ने ऐसा तो बताया करके आप किसी को बोल मत देना, फिर गलत हो जाएगा, तो ऐसा भी मत करना, ध्यान रखना। बोलना है जरूरत के हिसाब से, आपको ऑब्जेक्ट को लगाना है, इधर जो लगाने वाले शब्द है उसको लगाना है आपको, उसको बोलना है आपको। और देखिए एग्जाम्पल, यू आर अ फूल, आप मूर्ख हैं, आप मूर्ख थे, यू वर अ फूल। और यू आर वेरी काइंड टू मी, आप मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। यू वर तो थे, और यू विल भी, आप होंगे, क्या होंगे, वेरी काइंड टू मी, मेरे प्रति बहुत दयालु होंगे। इस तरीके से बेटा देखें, यू आर प्रेशियस टू मी, आप मेरे लिए बहुत कीमती, ध्यान रखना, इसे लिखते हैं उसको ऐसे बोलते हैं, यू आर वेरी प्रेशियस टू मी, आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं, आप मेरे लिए बहुत कीमती थे, तो वर लगा दीजिए। आप मेरे लिए बहुत कीमती होंगे तो विल भी लगा दीजिए, और सेंटेंस बना लीजिए, बोल दीजिए, यू आर लवली डियर, तुम प्यारे हो डियर। डियर मैंने प्रिय। अब ये किसी को भी बोला जा सकता है, ध्यान रखना, अपने मित्र मंडली को, या पति पत्नी में बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि पशु को भी बोल सकते हो, ध्यान रखना। जैसा कि मैं शुरू में बताया ना कि प्रैक्टिस का एक तरीका, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, पशु को भी बोल सकते हैं, यू आर लवली, यू आर क्यूट, इस तरीके से, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ही को ले लें, ही हो या फिर कोई भी नाम हो, ध्यान रखना, ही या कोई भी नाम जो पुल्लिंग हो, जो पुरुष का नाम हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, तो सहायक क्रिया के रूप में हम इज का प्रयोग करेंगे, या फिर वाज या विल बी, ध्यान रखना। मतलब कैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे, ही इज वो है, ही वाज वो था, ही विल बी वो होगा, क्या होगा वो बता देना है। कोई भी नाम हो सकता है, ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल मैंने गोलू लिया है, कोई भी नाम ले सकते हैं, गोलू बहुत प्यारा है, सभी लोग अपने बच्चे का नाम गोलू रखते हैं, इसलिए मैंने भी रख दिया इस प्रैक्टिस के लिए। तो आप कोई भी नाम ले सकते हैं और सेंटेंस बोल सकते हैं, बना सकते हैं, जैसी आपकी आवश्यकता है उसी हिसाब से। ठीक है, ही सोनू वो सोनू है, ही वाज सोनू वो सोनू था, ही विल बी सोनू वो सोनू होगा, इस तरीका से जरूरत है। तो ही सीरियस वो सीरियस है, ही सिक वो बीमार है, वो बीमार था, ही वाज सिक। बस जोड़ते जाइए, बस आपको जो बताना है इस ही के बारे में, वह के बारे में या गोलू के बारे में आप बताते जाइए। कोई भी नाम के बारे में जो बताना है आप बताते जाइए, ये आइडिया है बताना किस तरीके से। वह है तो ही इज कर देना, वह था तो ही वाज, और वह होगा तो ही विल बी, और बस बोलते जाइए फटाफट। ही इज अंकिस कजन, क्या चचेरा ममेरा फुफेरा, भाई या बहन, दोनों दोनों चलेगा दौड़ेगा। और देखें, ही इज एन इडियट, वो इडियट है, तो जरूरत पड़े तो बोलना भाई, है ना। ही वाज एन इडियट, वो इडियट था, ही विल बी एन इडियट, वो इडियट होगा, जरूरत है तो बोल दीजिए। ही इज माई नेबर, वो मेरा पड़ोसी है, नेबर माने पड़ोसी। अब इस नेबर के बदले आप दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं, माई के बदले दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं वो। और देखें, ही इज वेरी लकी, वो बहुत ही भाग्यशाली, वेरी लकी बहुत ही भाग्यशाली है, ही वॉज वेरी लकी वो बहुत भाग्यशाली था, ही विल बी वेरी लकी वो बहुत भाग्यशाली होगा। अब यहाँ पर मैं गोलू भी कह सकता हूँ, गोलू इज वेरी लकी, गोलू बहुत लकी है। ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन, वो एक सफल इंसान है, सफल इंसान है, था तो वाज लगा दीजिए इसके बदले, और होगा बताना तो विल बी यूज कर लीजिए। ठीक है, और देखें, ही इज इनोसेंट, वो निर्दोष है, ध्यान रखना हर एक एग्जाम्पल में नया शब्द है, नाम को भी मत भूलिए, आपको मैं बता रहा हूँ नाम भी यूज कर सकते हैं, मैं ही बोल रहा हूँ बार बार, आपको जैसी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से यूज करना है। ठीक है, देखें, ही इज वेरी फेथफुल, वो बहुत ही वफादार है, वफादार था तो वाज लगा दीजिए इसके बदले, और बन गया सेंटेंस एग्जांपल कर सकते हैं। ही इज विद मी, वो मेरे साथ है, वह मेरे साथ है, उसको कैसे बोलते हैं देखो भैया मैं बता दूं, ही इज विद मी, वो मेरे साथ है, विद मी। ऐसे ही अगर था तो वाज लगा दीजिए, और होगा तो विल भी लगा दीजिए, और इस तरीके से सेंटेंस, ही इज हियर, वो यहाँ है, ही इज देयर, वो वहां है, ही वाज हियर, वो यहाँ था। बस बोलते जाइए, आप क्या जोड़ना है, इस ही के बारे में क्या बताना है इधर जोड़िए हेल्पिंग वर्ब के बाद। और देखिए, सी को ले लेते फटाफट, शी या कोई भी नाम, लड़की, फॉर एग्जांपल संजना, मैंने संजना को लिया है। ठीक है, देखें, शी इज वो है, क्या है बताइए इधर, शी वाज वो थी, ये था नहीं है, ध्यान रखना, थी, सी वाज वो थी, क्या थी बताइए इधर। शी विल बी वो होगी, क्या होगी ये बता दीजिएगा, ये ध्यान रखना, ये लिखा हुआ पैटर्न है तो आप लोग इसको मत समझना, वह शी के साथ था आएगा, थी होगा, ध्यान रखना। पिछले ही के साथ भी थी दिया हुआ है तो इस तरीके से उसको गलत मत समझिए, शी के साथ थी होगा और ही के साथ था होगा। ठीक है भाई, चलिए, तो क्या है वो बता दीजिए, क्या थी वो बता दीजिए, और क्या होगी वो बता दीजिए। देखिए एग्जांपल फटाफट, शी इज प्रिया, वो प्रिया है, शी इज माई क्लासमेट, वो मेरी सहपाठी है। अब माई के बदले हम कोई भी चीज लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल बस दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले, शी इज हिज मैटरनल
आंटी, वो उसकी मामी है। मैटरनल आंटी को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, तो मैं बता दूं, मामी। क्या बोलते हैं? मामी। वो भी आंटी है, मतलब चाची ही है, लेकिन अंतर क्या है, वो मैटरनल है, माँ की साइड का है, इसलिए उसको मैटरनल आंटी बोलते हैं, ध्यान रखना। और इसी प्रकार से मामा क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल, माने वो भी अंकल है, वो भी चाचा है आपके, ध्यान रखना, वो भी चाचा है आपके, वो माँ की साइड का चाचा है। और ये जो चाचा आपके साथ रहता है वो पिताजी के साइड चाचा है, दोनों एक ही चाचा है, ध्यान रखना। एक पिताजी के भाई चाचा और एक माँ के भाई चाचा, वो भी चाचा है। इसीलिए कई जगह मामा के पैर छूते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप जैसे करते हैं वैसे करें, लेकिन एक लॉजिक के साथ इस चीज को रख रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए और देखें, शी इज माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है। शी इज हर कजन, वो उसकी चचेरी मेरी फुफेरी बहन है। इसका उपयोग दोनों के लिए होता है, भाई और बहन दोनों के लिए होता है, ध्यान रखना। और देखें, शी इज एन एडियट, कह सकते हो भाई जरूरत पड़े तो, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता कोई मौका आएगा, जरूरत पड़े तो देख लेना। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो होशियार लड़की है, सुंदर लड़की है। तो आपको इस इंटेलिजेंट के बदले क्या यूज कर ले रहे हैं, समझ गए ना? ब्यूटीफुल। क्या चीज है, ऑब्जेक्ट को बदलना है तो इसको बदल देना, जो आपको जरूरत पड़े वो बदलते रहना, और सेंटेंस बनाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। शी इज अ काइंड गर्ल, वो दयालु लड़की है। और शी इज क्लास मॉनिटर, वो कक्षा मॉनिटर है। शी इज अ क्यूट गर्ल, वो बहुत ही क्यूट गर्ल है। शी इज क्वीन, वो रानी है। हाँ, शी वॉज क्वीन, वो रानी थी। शी विल बी क्वीन, वो रानी होगी। जैसी आपकी आवश्यकता वैसे सेंटेंस, वैसे आप ऑब्जेक्ट को जोड़ते जाइए, बोलते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए कॉन्फिडेंस के साथ। शी इज टू प्राउड, वो बहुत घमंडी है, जरूरत पड़ गया तब मैं सेंटेंस बस बता रहा हूँ आपको। शी वॉज टू प्राउड, वो बहुत घमंडी थी। टू के बदले क्या यूज कर सकते हैं आपको पता है, आप मुझे बता रहा, फिर बता रहा हूँ। शी इज पुअर, वो गरीब है, बेचारी है। पुअर बड़े गरीब भी होता है और बेचारी भी होता है। शी इज रिच, वो धनवान है। शी वॉज रिच, वो धनवान थी। शी विल बी रिच, वो धनवान होगी। ये जादू इसी से होता है, और ये जादू आप करते रहिए, बोलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और देखिए भैया, इट, ईट का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ईट का प्रयोग हम बहुत करते हैं, ईट को बार बार बोलते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, ईट और दिस में डिफरेंस है, अंतर है। अभी बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इसको समझना अच्छे से। पहले एग्जाम्पल से देख लें। इट इज, यह है। इट वाज, यह था या थी, जो भी है। इट विल बी, यह होगा या होगी। क्या आपको बताना इधर है, इधर बताना क्या है, क्या था, क्या होगा, ये बता देना, ठीक है। इट इज अ चाइल्ड, आपको बताया ना, इट का प्रयोग हम सजीव के लिए भी करते हैं, अक्सर निर्जीव के लिए करते हैं, जिसमें कोई जी नहीं होता, वस्तु के लिए, लेकिन सजीव के लिए भी करते हैं। कब? जब उसका जेंडर पता नहीं होता है तब। और इस इट का प्रयोग किसके लिए भी करते हैं? किसके लिए? जो जानवर, छोटे छोटे जानवर, उसके लिए भी ईट का प्रयोग करते हैं। बाकी निर्जीव के लिए ईट का प्रयोग तो होता ही है, होता है, ठीक है। तो इट इज अ चाइल्ड, यह एक बच्चा है। इट इज अ कैट, यह एक कैट है, बिल्ली है। और इसी प्रकार से इट इज द फैक्ट, यही फैक्ट है, ध्यान रखना। दिस इज द फैक्ट कहना गलत होता है, दिस इज द फैक्ट कहना गलत होता है। क्यों गलत होता है अभी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, लेकिन दिस इज द फैक्ट नहीं बोलते, इट इज द फैक्ट बोलते हैं। और इसी के साथ ही इट इज राइट, ये सही है। और देखें, इट इज एन अपॉर्चुनिटी, यह एक अवसर है। अपॉर्चुनिटी अवसर है। इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, ये एक अवसर था। इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी, ये अवसर होगा, होगा। चलिए चलिए। इट इज अमेजिंग, ये अमेजिंग है, अमेजिंग था, वाज लगा दीजिए, अमेजिंग होगा तो विल भी लगा दीजिए। इट इज वेरी इजी, ये बहुत सरल है। अब आपको मैं इट और दिस का अंतर बता दूं, क्योंकि अब ये जानना बहुत जरूरी, जो बहुत जरूरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए मैं बता दूं, ईट क्या है। ईट क्या है मैं बता दूं, ये है पर्सनल प्रोनाउन। क्या? पर्सनल प्रोनाउन। और जो दिस है वो क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये क्या करता है? ये व्यक्तिवाचक और ये संकेतवाचक है, ध्यान रखना, संकेतवाचक है। तो हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में संकेत करके बताते हैं तो दिस का प्रयोग। क्या? दिस का प्रयोग। वी यूज दिस टू डिमॉन्स्ट्रेट पर्सन या थिंग। और जब किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना होता है, आपको बताया ना, इसका प्रयोग जीवित के साथ भी करते, तो कैसे जीवित के साथ करते हैं बता रहा हूं। आइडेंटिफाई करना होता है तब ईट का प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग नहीं करते, उस समय ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके मित्र आपके बाजू में खड़े हैं तो क्या बोलेगी उसको आप? दिस इज माई फ्रेंड राहुल। जो आप नाम देना चाहते दे सकते हैं, जो नाम है वो बोल सकते हैं, लेकिन क्या बोलेंगे? दिस। बाजू में था, दिस इज माई मदर, ये भी बोल सकते हैं। बट अगर आपसे कोई पूछे कि हु इज ही, वो कौन है, तब आपको दिस यूज नहीं करना। आप नहीं बोल सकते कि दिस इज रामू, नहीं बोल सकते, बोलेंगे इट इज रामू, क्योंकि उस समय आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर रहे हैं।
ध्यान रखना बेटा, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या ध्यान रखना, आइडेंटिफाई करने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, और दिस का प्रयोग इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसके लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करना है तो दिस का प्रयोग करेंगे, और किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है, उसकी पहचान बताना है तो इट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्लियर हुआ। चलिए मैं ज्यादा घुमाना फिराना नहीं चाहता, आपको डायरेक्ट एग्जांपल दिखाता हूं, समझ आएगा। देखें, इट्स मी, मैं हूं। अब यहाँ कोई पूछ रहे हैं आपको हु इज देयर, वहां कौन है, तब आपका उत्तर आएगा दिस इज मी। नहीं गलत, इट्स मी, मैं हूं। अब यहाँ इट इज मी है, लेकिन इट इज बोलोगे तो मजा नहीं आता। जैसे भाव और उसके हिसाब से आपके मुंह से निकलना चाहिए तो मजा आता है, अच्छा लगता है बोलने में, कोई भी चीज। मैं इंग्लिश बस की बात नहीं करूँ, कोई भी लैंग्वेज, आनंद आता है। तो इट्स मी, मैं हूं, इट्स माई मदर, मेरी माँ। आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान करने के लिए आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। इट वॉज मी, मैं था, कब, आइडेंटिफाई करने के लिए। और संकेत करना है, बाजू में है, खड़ा है, सामने में खड़ा हुआ है, तो उस समय आप इट का प्रयोग नहीं करेंगे, दिस या दैट का प्रयोग करेंगे। सामने में है तो दिस का प्रयोग, और दूर में है तो दैट का प्रयोग। ध्यान रखना, क्या रखना, ध्यान रखना। चलिए बेटा और एग्जाम्पल देखें। इट इज अ गुड डिसीजन, यह बहुत ही अच्छा निर्णय है। इट इज अ डिमांड ऑफ टाइम, यह समय की मांग है। किसकी मांग है, समय की मांग है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इस ईट की एक विशेषता, और ये क्या है, समय बताने के लिए इस ईट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, इस ईट का प्रयोग समय बताने के लिए करते हैं, वेदर बताने के लिए करते हैं, मौसम बताने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। दिस का प्रयोग नहीं कर सकते, दिस इज समर नहीं बोल सकते, इट इज समर बोलेंगे तब सही है। ध्यान रखना, इसी प्रकार से समय बताने के लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं। 10 बजे हैं, क्या हुआ, इट इज 10 o'clock, 10 बजे होंगे, इट विल बी 10 o'clock, इस तरीके से होगा। अब ये 10 बजे, मैंने 10 बजे लिया है, आप कोई भी बजे ले सकते हैं, और इसके बारे में अलग से वीडियो में और बताऊंगा, जिसमें किस तरीके से आप कोई भी समय को व्यक्त कर सकते हैं, अलग वीडियो में बताऊंगा, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। तो देखें, और इट इज संडे, ध्यान रखना, इट इज संडे, संडे है, इट वॉज संडे या इट विल बी संडे, इस तरीके से। यहाँ एक बात और बता दूं कि कई लोग इट इज संडे और टुडे यूज करते हैं, जो कि गलत है। टुडे यहाँ यूज करेंगे तो गलत हो गया, गलत हो गया, समझ लीजिए अच्छे से। क्यों, क्योंकि भाई ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, तो एक साथ दो नाउन होगा तो गलत होगा, गलत हो जाएगा, ऑकवर्ड लगता है, गलत होता है। तो आप कैसे यूज कर सकते हैं, या तो बोलिए इट इज संडे, माने आज रविवार है, तय हो गया, या फिर बोलिए टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, तब भी सही है, आज रविवार है तब भी सही है। या इसी प्रकार से इट वाज संडे, कल रविवार था, वाज लग गया तो था, कल के लिए ही है, और वो गुजरे हुए कल के लिए है, ये तय है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यस्टरडे वाज संडे, यस्टरडे संडे था, ये भी बोल सकते हैं। और इसके साथ ही क्या, इट विल बी संडे, संडे होगा, रविवार होगा, तो ये विल बी का प्रयोग भविष्य काल को व्यक्त कर रहा है, मतलब कल के लिए हो रहा है, टुमारो के लिए यूज हो रहा है, तो आपको टुमारो अलग से यूज नहीं करना है, बताया ना। संडे के साथ यहाँ पर इट के साथ जब यूज करेंगे तब यहाँ पर टुडे, यस्टरडे या टुमारो यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। शुरू में लिख दीजिए टुमारो विल बी संडे, कल आने वाला कल है वो संडे होगा, या फिर इट विल बी संडे, संडे होगा। दोनों तय है, दोनों सही है, लेकिन इस इट का भी प्रयोग कर रहे हैं और इधर संडे के साथ या दिन के नाम के साथ टुडे, यस्टरडे या टुमारो यूज कर रहे हैं तो गलत है, नहीं करते यूज, ध्यान रखना भैया, ठीक है। और देखें एग्जांपल, इट इज हॉट टुडे, देखिए अब इसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये हॉट शब्द है, वो नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, विशेषता कर बता रहा है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है। तो इट इज हॉट टुडे, और कल था तो इट वाज हॉट टुडे, नहीं यस्टरडे, कल के लिए यस्टरडे। ध्यान रखना भाई, आपको पता है, मैं बता रहा हूं बस। इट विल बी हॉट, अब ये फिर कल होगा तो ये यस्टरडे भी नहीं चलेगा, क्या चलेगा, टुमारो चलेगा, क्या, टुमारो, इस तरीके से आपको टुमारो यूज करना है। इट इज वेरी टेस्टी, ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही मसालेदार है, तो इट इज वेरी स्पाइसी भी कह सकते हो, जैसी आवश्यकता वैसे बोल सकते हो। और ये है करके सेंटेंस बार बार बोल रहा हूँ तो ये आप मत बोलना, ये सर तो खाली है बारे में बता रहा है, भैया कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। क्या, इस है के बलदे आप वाज लगा दीजिए तो था हो जाएगा, और इस वाज या है के बलदे आप विल भी लगा दीजिए तो होगा हो जाएगा। बस इसको आप बदलना, जिस चीज को आपको बदलना है उस चीज को बदलना है। अगर समय को बदलना है तो इस सहायक क्रिया को बदलना, और अगर ऑब्जेक्ट को बदलना है तो इस ऑब्जेक्ट को बदलना, उस चीज के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं तो इसको बदलना है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए और देखिए हम, अब दे का प्रयोग देखें। दे क्या है, आपको पहले बता चुका हूं, ही, शी, इट, इन तीनों को क्या, बहुवचन, क्या बहुवचन, तो दे हो सकता है या भी कोई भी नाम, 2 3 4 कोई भी नाम, इस तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आर, वे हैं, दे वर, वे थे, और दे विल बी, वो होंगे। क्या है, क्या थे, क्या होंगे, इधर बताइए, आप इधर बताइए।
ये जोड़ते जाना इधर। भैया मैं पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि आपको हिंदी से ज्यादा सरल इंग्लिश बोलना लगेगा का, ये मेरी गारंटी है। अब लग रहा होगा, है ना। चले देखें, दे आर आवर फैमिली मेंबर्स, वे हमारे फैमिली मेंबर हैं। दे वर आवर फैमिली मेंबर्स, वे हमारे फैमिली मेंबर थे। दे विल बी आवर फैमिली मेंबर्स, वे हमारे फैमिली मेंबर होंगे। यहाँ पर आकाश भी यूज कर सकते, दीपक भी यूज कर सकते, मतलब 2 से अधिक नाम, ध्यान रखना 2 या 2 से अधिक नाम आप यूज कर सकते कुछ भी चीज। चलिए, दे आर द बेस्ट फार्मर्स, वे सबसे अच्छे किसान हैं। दे विल बी माई ब्रदर्स, वे मेरे भाई होंगे। अब मैंने माई माई बहुत यूज़ किया है, आप बोलोगे माई माई, तो भैया माई का यूज़ हम लोग अक्सर करते हैं इसलिए किया हूँ, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। जिस चीज़ को आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही ये हमारा, आपका, मेरा, मुझको, उसको, ये सब के मीनिंग मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए आपको जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर और बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, उन शब्दों के बारे में बताऊंगा जो व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करते हैं, क्योंकि आपको यही तो करना है ना, यहाँ पर यही तो आपको करना है, यही तो आपको बताना है सेंटेंस में। चलिए, हाँ, दे आर अंकल्स, वे उनके अंकल्स हैं। दे आर राइट, वे राइट हैं। दे वर राइट, वो राइट थे, सही थे। दे आर रॉन्ग, वो गलत हैं। दे वर रॉन्ग, वो गलत थे। दे विल बी रॉन्ग, वो गलत होंगे। दे आर सेंसिबल पर्सन्स, वे समझदार आदमी हैं। दे आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल, वे बहुत ही गैर जिम्मेदार है। इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, असावधान, लापरवाह। दे आर आवर रियल फ्रेंड्स, वे हमारे वास्तविक मित्र हैं। मित्र थे तो वर लगा दीजिए और आगे बढ़िए। दे आर ग्रीडी मैन, वे लालची आदमी हैं। दे वर ग्रीडी मैन, वो लालची आदमी थे। चलिए और चलें आगे। दे आर क्रूल, वे निर्दयी हैं। दे आर काइंड टू मी, वे मेरे लिए दयालु हैं। दयालु थे तो दे वर कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। दे आर वेरी प्रेसियस टू हर, वे उनके लिए बहुत ही कीमती हैं। और देखें, दे आर रिलीजियस लेडीज, वे वो सब क्या है, रिलीजियस लेडीज, वो धार्मिक महिलाएं हैं। दे वर रिलीजियस लेडीज, वे सब धार्मिक महिलाएं थीं। और दे विल बी रिलीजियस लेडीज, वे धार्मिक महिलाएं होंगी। आपको जैसी आवश्यकता वैसे आप बोलिए। आपको मैं पहले बता चुका हूँ भैया कि इस टेंस को बदलना है या थे या होंगे, ये बदलना है, ये बताना है तो आप इसको बदलिए। उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं तो आप इसको बदलिए, ऑब्जेक्ट को बदलिए, ठीक है। और अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में, दूसरे व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं तो इसे सब्जेक्ट को बदलिए। तीनों चीज को बदलने का तरीका मैं बता दिया। सब्जेक्ट के साथ ध्यान रखना, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब रहता है, हेल्पिंग वर्ब को आपको दिमाग में बसाना होगा। और फिर उसमें जब आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो लिखते हैं या बोलते हैं उसके वचन को ध्यान रखना होगा। एक वचन सब्जेक्ट तो एक वचन हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, और बहुवचन सब्जेक्ट तो बहुवचन हेल्पिंग वर्ब और बहुवचन ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। अब दिस और दैट के बारे में बात करें, दोनों में एक ही अंतर है। क्या अंतर है कि जब सामने में कोई चीज है तो दिस का प्रयोग करते हैं और दूर में है तो दैट का प्रयोग करते हैं। ये दोनों संकेतवाचक हैं और संकेत करने के लिए इन दोनों के यूज किए जाते हैं, ध्यान रखना अच्छे से। अब इनके प्रयोग हम निर्जीव और सजीव दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन संकेत देने के लिए ये इशारा करके हम बताते हैं ना, दिस इज माई पेन, इस तरीके से, ये कुछ भी, ठीक है। तो चलिए देखें, दिस इज ये है, दिस वाज यह था, दैट वाज वह था, क्या था वो बताना है आपको। दिस विल बी या होगा, दैट विल बी वह होगा। अब आप बताइए क्या होगा, क्या है, क्या था, बताइए। दिस इज चांदनी, ओके, हम पास में कोई खड़े हैं तो उसको संकेत दे करके हम कह सकते हैं दिस इज चांदनी, ये चांदनी। और दूर में है तो दिस मत बोलना, अंग्रेजी धनिया मत बोलना, क्या बोलना, दैट, दैट इज चांदनी, ठीक है। और यहाँ पर था या थी दोनों ध्यान रखना पड़ता है ना, और यहाँ पर भी होगा या होगी। आगे और चलें, दिस इज द फैक्ट, यही तथ्य है। दिस इज राइट, ये सच है। दिस इज फैक्ट न्यूज, ये गलत समाचार है, झूठा समाचार है। और था तो ये कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और बता दूं, जब प्रेजेंट टेंस में तो दिस यूज करते हैं और पास्ट टेंस में हो तो दिस नहीं कर सकते, दैट करते हैं, ध्यान रखना। वो भूतकाल को इंडिकेट करते हैं, ध्यान रखना। कब, जब समय से संबंधित हो तब दिस इज द फैक्ट, और अब भूतकाल की बात हो तो दैट इज नहीं, दैट वाज द फैक्ट। ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, इस तरीके से आपको यूज करना है, बोलना है। चलिए और देखिए बेटा, दिस इज एन ओल्ड पिक्चर, ये ओल्ड पिक्चर है, अभी है तब। और था तो दैट वाज एन ओल्ड पिक्चर, दिस वाज गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो चीज आपके पास में है और वो पिक्चर था पास में नहीं है। दिस का प्रयोग करके बोल रहे हो कि जैसे पास में है और बोल रहे हो था, भूतकाल की बात कर रहे हो तो वहां पर दिस का प्रयोग नहीं, दैट का प्रयोग। दिस इज एन ओल्ड पिक्चर, ये ओल्ड पिक्चर है, सामने में हाथ में रख करके दिखा सकते हो। और जब वो दूर में है, वो भूतकाल की बात हो गई तो वहां पर दैट इज नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे हम, दैट वाज एन ओल्ड पिक्चर, वो पुराना पिक्चर था।
भूतकाल की बात है तो दिस का प्रयोग नहीं दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए और देखें एग्जाम्पल। दिस इज माई मदर, सामने में है, संकेत कर रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और देखें दिस इज कॉस्टली, ये कॉस्टली है, सामने में रखा हुआ चीज ध्यान रखना, ये दिस का प्रयोग संकेत वाचक के लिए होता है, मतलब उसको आप रख के दिखाते हैं तब की स्थिति में होता है, या सामने में तभी ऐसे बोलेंगे, है ना। और देखिए दिस इज वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही आरामदायक है। दैट इज वेरी आई कैची, वो बहुत आई कैची है, आंखों को भाने वाला है, और सामने में है तो दिस का प्रयोग कर सकते हैं, दिस इज वेरी आई कैची, और दूर में है तो दैट इज वेरी आई कैची। हाँ, ये दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए दिस इज द लास्ट पीस, ये अंतिम पीस है, यह अंतिम पीस था, तो दिस का प्रयोग नहीं होगा, ये अंतिम पीस था बोलोगे तो दिस का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, दैट वाज द लास्ट पीस, वो अंतिम पीस था। ये ध्यान रखना, मैं आपको बता चुका हूं पहले, समय से संबंधित हो तो दिस और दैट का प्रयोग इस तरीका से करना है। और देखें दिस इज अ साइन बोर्ड, ये साइन बोर्ड है, सामने में तो दूर में तो दैट इज अ साइन बोर्ड। इस तरीके से हमने बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस किए और ये जाने कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सहायक क्रिया यूज होता है। ठीक है, ये मेन ख्याल सहायक क्रिया होता है, इसलिए ध्यान रखना इस बात को ना। ठीक है, अब चलिए एक बार और देख लेते हैं, इसको समराइज कर लेते हैं। तो ही, शी या नेम, लड़का या लड़की कोई भी नाम रहे तो, या दिस, दैट या इट, ये सब एक वचन के बारे में बता रहा हूं मैं, एक वचन सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, या दिस, दैट और उसके साथ नाउन है, माने दिस बैग, दैट बैग, दिस बॉय, दैट बॉय, या फिर माई नेम इज, हर नेम, योर नेम, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तब, या माई फादर्स नेम, माई स्कूल्स नेम, या द स्कूल्स नेम, या द हाउस नेम, या कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है तो, या द फार्मर, द टीचर, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब एक वचन, क्या करना, एक वचन जिसमें एक का बोध हो, एक वचन हो तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब एक वचन लिखना। ध्यान रखना, एक वचन हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। आपको मैं फिर से बता रहा हूं, बार बार बताया हूं और फिर से बता रहा हूं। ठीक है, तो इसमें है तो इज का प्रयोग करना, था तो वाज का प्रयोग होगा, और होगा करके कोई बात आपको व्यक्त करना है तो विल बी का प्रयोग करना। ठीक है, अब क्या है वो इधर डाल दीजिए, इधर लिख दीजिए, इधर बोल दीजिए और वो वाक्य बन गया। ठीक है, एक एग्जांपल देख लें। दिस इज अ डॉक्टर, यह एक डॉक्टर है। ही इज अ डॉक्टर, ये भी चलेगा, दौड़ेगा। इसी प्रकार से गोपाल इज डॉक्टर। दिस इज एन एप्पल, एन एप्पल यह एक एप्पल है। दिस इज द फैक्ट, ये फैक्ट है। दिस इज अवर ग्रैंड मदर, वचन ध्यान रखना, ये सहायक क्रिया एक वचन है और उसके साथ ही इसको मैं एक वचन रखूँ, ऑब्जेक्ट को पहले बता चुका हूँ, एक वचन होना चाहिए, एक वचन सब्जेक्ट, एक वचन सहायक क्रिया और एक वचन ऑब्जेक्ट। तो दिस इज अवर ग्रैंड मदर या शी इज अवर ग्रैंड मदर, इस तरीके से बोल सकते हैं। और ही इज रियल फार्मर, ही इज रियल हीरो, गोपाल इज रियल हीरो, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ इस तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं, द फार्मर इज रियल हीरो, द टीचर इज रियल हीरो, इस तरीके से। अब ये चीज मैं बोला हूं, आपकी जरूरत के हिसाब से आपको वाज भी लगाना है और विल भी लगाना है। ठीक है, द फार्मर विल बी रियल हीरो, जो किसान है वो सही हीरो होगा, वास्तविक हीरो होगा। या द टीचर इज रियल हीरो, टीचर है वास्तविक हीरो है, एक वचन की बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से आपको ये फॉलो करना है। इसी प्रकार से बहुवचन को भी देख लें फटाफट। दे है या वी है, सोनू मोनू, ये कुछ तरीके से डबल नाम एक ही साथ दिया हुआ है, या दीज या दोज, ये बहुवचन है, सब बता दूं। ये क्या है, दिस का बहुवचन दीज है और दैट का बहुवचन दोज है। मतलब कोई व्यक्ति या वस्तु बहुत सारा सामने में है तो दीज बोलेंगे और दूर में है तो दोज बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दीज या दोज के साथ कोई भी नाउन, मतलब दीज बॉयज या दोज बॉयज, इस तरीके से। और इसी प्रकार से कोई भी सब्जेक्ट है जो बहुवचन का बोध कराते हैं, फॉर एग्जांपल द फार्मर्स, द टीचर्स, ध्यान रखना। तो इनके साथ क्या करना है, सहायक क्रिया के रूप में आपको आर यूज करना है, बताना है तो थे, बताना है तो वर यूज करना है, और होंगे करके बताना है तो विल भी यूज करना है। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, ये क्रम मत भूलना। ठीक है, चलिए फटाफट इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। मैं आपको बता रहा हूं, दे आर द डॉक्टर्स, देखिए हमने क्या किया, हीज के साथ डॉक्टर लिखा था, बोला था, और यहाँ पर दे आ गया, ये बहुवचन हो गया, तो क्या, दे आर द डॉक्टर्स। किए नहीं किए, इसके साथ ही और सोनू मोनू आर द डॉक्टर्स, इस तरीके से यूज कर सकते हो। दीज आर द एप्पल्स, इस तरीके से हमने बहुवचन कर दिया। दीज आर द फैक्ट्स, इस तरीके से कर दिया। दीज आर आवर ग्रैंड मदर्स, इस तरीके से ये बहुवचन हो गया, ध्यान रखना। दे आर आवर ग्रैंड मदर्स, इस तरीके से बोल सकते हैं। द फार्मर्स आर रियल हीरोज, अब देखो रियल हीरोज मैंने कर दिया, ये सब्जेक्ट बहुवचन हुआ तो हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन हो गया और ये ऑब्जेक्ट भी बहुवचन हो गया। ठीक है, द टीचर्स आर द रियल हीरोज, टीचर्स हैं वो वास्तविक हीरो हैं, या वास्तविक हीरो थे तो वर लगा देना, और वास्तविक हीरो होंगे तो विल बी। ठीक है, समझ आ गया, ये एक वचन बहुवचन का फंडा समझ आया, क्लियर हो गया ना।
चलिए अब हम देखें, प्रैक्टिस करें, क्या प्रैक्टिस करें कि किस तरीक़े से इन सारे वाक्यों को हम अपने दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं 6 प्रकार के वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के वाक्य हम बोलते हैं, अभी बताऊंगा मैं। चलिए एट फर्स्ट एक एग्जांपल ले लें, किसान वास्तविक नायक हैं। क्या किसान वास्तविक नायक हैं? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं मैं पहले बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, जिसमें सकारात्मक रूप से स्वीकार किया जाता है कि ऐसा है, ऐसा था या ऐसा होगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड अगर है तो, और लास्ट में फुल स्टॉप। कब लिखते हैं तब, लेकिन जब बोलते हैं तो फुल स्टॉप की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और इसको आपको बता चुका हूं, जब शब्दों के बीच में कोई विभक्ति माने को, के लिए, में, पर या से ऐसा कोई शब्द नहीं है तो आपको जैसा हिंदी में लिखा वैसे इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अनुवाद, बोलते हैं इंग्लिश में। द फार्मर्स, बहुवचन ध्यान रखना, द फार्मर्स, और इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब आर आ गया, आपको आइडिया पूरा बता चुका हूं। रियल हीरोज, रियल हीरोज, किसान वास्तविक नायक हैं। अब देखिए इसी को निगेटिव अर्थ के साथ कैसे बोलना है, नहीं के अर्थ हमें किस तरीके से बोलना है। जादू होने वाला है, जादू होने वाला है। कैसे? द फार्मर्स आर नॉट, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए और ये बन गया निगेटिव। ध्यान रखना, पैटर्न बता रहा हूं बेटा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन कोई भी जो सब्जेक्ट है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, तो वो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए, वो बन गया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव बन गया, नहीं है अर्थ के साथ। किसान वास्तविक नायक नहीं है, नहीं है, लेकिन ये सिर्फ सेंटेंस है। ध्यान रखना, किसान वास्तविक नायक है भैया कि वही लोग फैशन को त्याग करके दिन भर काम कर रहे हैं, तभी हम फैशन के साथ रह पा रहे हैं। ध्यान रखना, तो वही वास्तविक हीरोज हैं, रियल हीरोज हैं। ठीक है, ये एक सेंटेंस बस बनाने के लिए है कि नाट करके किस तरीके से लगा सकते हैं, कोई वाक्य हम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें हम क्या कर सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। क्या वाला प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे? कैसे? क्या किसान वास्तविक हीरोज हैं, वास्तविक नायक हैं? तो आपको क्या करना है, सहायक क्रिया को शुरू मिला देना, बस कुछ नहीं। यही सहायक क्रिया जो सब्जेक्ट के बाद था उसे सब्जेक्ट पहले लगा दीजिए और वाक्य बन गया, बन गया। आर द फार्मर्स रियल हीरोज। एकदम सिंपल है ये। और देखें, क्या किसान वास्तविक हीरो नहीं है? क्या है? प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक भी, तो क्या करना होगा, इसी सहायक क्रिया के बाद आप नॉट लगा दीजिए, लेकिन संक्षिप्त रूप में, और ये बन गया निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या किसान वास्तविक हीरो नहीं है? आरंट, ये कोई भी सहायक क्रिया हो सकता है, मैं पहले बता चुका हूँ। सहायक क्रिया किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आरंट द फार्मर्स रियल हीरोज, क्या किसान वास्तविक हीरो नहीं है? अब देखें, किसान वास्तविक हीरो क्यों है? क्या हमने एक प्रश्नवाचक शब्द क्यों लगा दिया, इंग्लिश में वाई लगा दिया, और इस तरीके से हम इसे कैसे आसानी से बना सकते हैं। जो सहायक क्रिया शुरू में होता है उसे सहायक क्रिया पहले आप प्रश्नवाचक शब्द जो आप बोलना चाहते हैं, कब, कौन, कहाँ, कैसे, जो शब्द आप बोलना चाहते हैं उसको आप शुरू में लगा दीजिए और फिर बोल लीजिए, लिख लीजिए, सेंटेंस सही है, बन गया। किसान वास्तविक हीरो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो क्या करना है आपको, बहुत ही सरल है कि ये सहायक क्रिया जो लगा हुआ है उसी के बाद आपको नॉट लगा देना है, और ये फिर बन गया क्या, प्रश्नवाचक नकारात्मक। वाई आरंट द फार्मर्स रियल हीरोज, किसान वास्तविक हीरो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। इस तरीके से ये जीवन में उपयोग होने वाले सेंटेंसेस के एग्जाम्पल, कोई भी सेंटेंस आप लीजिए और कीजिए प्रैक्टिस। चलिए मैं आपको एक वर्क भी देता हूं कि आप अच्छे हैं। क्या आप अच्छे हैं, इसके आप 6 प्रकार के वाक्य बनाएं और 6 प्रकार वाक्य के क्या ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट में दें। ये आपका क्या होमवर्क है। ठीक है, इस तरीके से इस वीडियो में हमने देखा कि सभी सब्जेक्ट के साथ कौन से सहायक क्रिया और किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मेरा काम अभी शुरू हुआ है, आपका काम भी शुरू हुआ है। क्या आपके 2 काम है, क्या वोकैब तैयार करना और प्रैक्टिस करना है। आप ये दोनों काम करते रहें, स्पोकन इंग्लिश सिखाने की गारंटी मेरी है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में संडे को फिर मिलेंगे, तब तक आप मेहनत करते रहें और मुस्कुराते भी रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।